अगेन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एनडीए का पास्ट ईयर पेपर। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि इस वीडियो के अलग अलग पार्ट्स होंगे जिसमें जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो अलग वीडियो में डिस्कस होंगे। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो जो स्टूडेंट स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और जिन्हें लगता है कि एनडीए का पेपर बहुत हार्ड होता है, या फिर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ईजी होता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले इसमें क्वेश्चंस वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। तो आपका हिस्ट्री में ही एक पोर्शन इसमें पॉलिटी का भी आ जाता है, तो वो इसी के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके मैक्सिमम पॉलिटी से बनते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड ग्रुप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पॉलिनेशिया। तो अगर आप कभी मैप में देखोगे तो मैप में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ आइलैंड ग्रुप हैं, तो उन्हीं को डिवाइड करा गया है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया, ये उसी में आते हैं। उसी में से पॉलिनेशिया में आपका एक तो न्यूजीलैंड आता है, प्लस हवाई आइलैंड के भी कुछ आइलैंड आ जाते हैं, कुक आइलैंड, और ऐसे करके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो ग्रुप बना के पॉलिनेशिया ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जब हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 डिविजन होती है। एक तो हमारा हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। तीनों ही जब मिल जाते हैं तो तीनों मिलके हमारा पार्लियामेंट बना देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द 3। और आपको ये भी याद रखना है, आर्टिकल 79 में डेफिनेशन दी गई है पार्लियामेंट की। ऐसे ही हाउस ऑफ द पीपल जो होता है हमारा, तो पीपल के लिए है तो लोकसभा, पीपल के लिए और हमारे द्वारा इलेक्ट हो रहा है, तो लोकसभा के इलेक्शन में हम पार्ट लेते हैं, तो हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट को बोल देंगे राज्यसभा, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 52। तो आप इनके आर्टिकल भी याद कर सकते हो। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52, आपका राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81। कभी कभी आपका ये भी पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है इम्पीचमेंट क्या होता है, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया आपका 61 और वाइस प्रेसिडेंट का आपका आर्टिकल हो गया 63। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं पॉलिटी में, बहुत सिंपल होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आर करेक्ट। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है PMKSY वाज लॉन्च इन 2015-16, ठीक। द बेसिक एम ऑफ PMSKY इज टू एनहांस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म्स एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PMSKY इज टू अचीव द कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इरिगेशन। तो असल में कृषि सिंचाई योजना इसलिए आई थी, तो इसके बहुत सारे इसमें मोटोज थे, जैसे 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, तो कैसे पानी का यूटिलाइजेशन करे जाए और उससे मैक्सिमम क्रॉप उगाई जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपके सारे ऑप्शंस ठीक हैं, क्योंकि उसके बेसिक एम आपका फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर भी हो गया, इरिगेशन भी हो गया, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप भी हो गया, तो सारे ऑप्शन इसमें ठीक है। फिर नेक्स्ट, द 5-year प्लान दैट वाज लॉन्च, 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड बाय। अच्छा, तो इसमें ये पूछा गया है जो 5-year प्लान थे सबसे पहले कहाँ से लॉन्च हुआ था। तो इंडिया में भी 5-year प्लान लागू करे जाते थे, पर हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था यूएसएसआर से। तो पहले आपके जोसेफ स्टालिन जो हुआ करते थे वो एक तरीके के डिक्टेटर ही थे, तो स्टालिन ने शुरू करा था, स्टालिन ने 5-year प्लान शुरू करा था। उसके बाद इंडिया ने यहाँ से देख के 5-year प्लान शुरू कर दिया था। जो हमारा लास्ट 5-year प्लान था वो हमारा 12th 5-year प्लान था। उसके बाद 2015 में जब एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई थी, तो उन्होंने 5-year प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसको स्क्रैप कर दिया था, और उसकी जगह जो इंस्टीट्यूशन बनाया था वो बनाया था नीति आयोग बना दिया था उसकी जगह। तो अब 5-year प्लान नहीं चलते, अब नीति आयोग देखता है डेवलपमेंट के काम को। 5-year प्लान कहां से लिया गया था, यूएसएसआर से। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, द आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल, ये सब भी हमारा रशिया से लिया गया था। देन द कॉल ऑफ गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ कौन से प्लान में दिया गया था, तो इट वाज 5th 5-year प्लान। इसके बारे में थोड़ा और आपको बता देता हूं, इस प्लान को डीपी धर प्लान के नाम से भी जाना जाता था, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। तो जैसे हर प्लान का एक नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट प्लान था तो वो हैरल्ड डोमर प्लान था, और उसमें जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर, क्योंकि तब इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, अग्रारियन सोसाइटी थी, और कैसे एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है इसके बारे में खासा ध्यान दिया गया था। तो फर्स्ट जो एग्रीकल्चर प्लान था उसका नाम है हैरल्ड डोमर प्लान। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 and 2। इसमें 2 लिस्ट हैं, इस लिस्ट को मैच करना है।
अब इसमें दोबारा 5 ईयर प्लान दे रखे हैं, तो देखो आप 5 ईयर प्लान कितना इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए के पेपर के लिए। प्लस एक हमने पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सिलेबस के बारे में बताया था, और जब आपके सब्जेक्ट्स बताए गए थे उसमें, तो उसके अंदर 5 ईयर प्लान मेंशन था। तो अगर आप उस वीडियो को देख के वैसे आपने प्रिपेयर करा होगा तो ये वाला टॉपिक उस टाइम पे इजीली प्रिपेयर हो रखा होगा। तो आप देखो, पहला है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये मैच हो रहा है आपका 5th 5 ईयर प्लान से, ऑब्जेक्टिव है। और जैसे इसमें दे रखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर हमारा 45 के आसपास हुई थी, आजाद हुए थे हम कब, 47 में। तो इसका मतलब सीधे सीधे जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किससे लिंक हो गया, आपका वर्ल्ड वॉर से लिंक हो गया। फिर अटेनेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस आपका किससे लिंक हो जाएगा, ये आपका 12th से हो जाएगा। अटेनेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस हो जाएगा आपका 11th से लिंक। तो ए के आगे आप लिख सकते हो 5th 5 ईयर प्लान, फास्ट एंड इंक्लूसिव के आगे, क्योंकि इसमें सस्टेनेबल लग जाता है, ये 12th था और लास्ट प्लान था। हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला था फर्स्ट प्लान, और अटेनिंग सेल्फ रिलायंस था 11th 5 ईयर प्लान। द नेक्स्ट, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय, इसमें ऑप्शन है अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दे रखा है। इसका आर्टिकल आपका पड़ता है आर्टिकल 231। तो आर्टिकल 231 जो है उसके अंदर दे रखा है आपका एक स्टेट के लिए एक से ज्यादा हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले से ही हमारे लॉ में ये पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी कोई ऑर्डर नहीं है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये हमारे लॉ में पहले से ही दे रखा है। नेक्स्ट, इन विच ईयर 1920, in the year 1928 a committee of congress leader drafted the constitution of india, the committee was headed by, तो आप सबसे पहले ईयर देखो 1928, तो 1928 से क्या याद आएगा, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट वो थी जिसमें हमने पहली बार हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी, और नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था, तो मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट लाए थे। इन्हीं के बेटे जो थे जवाहरलाल नेहरू, ये बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जो आपका 1928 में जो रिपोर्ट आई थी आपका अगस्त में, वो नेहरू रिपोर्ट थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो कुछ आपके अमेंडमेंट एक्ट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 42, 44, और आप करंट के याद कर लेना 100 से लेके 105 तक, क्योंकि 105 आपका रिसेंटली ऐड हुआ था ना। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, नहीं ये नहीं है। इक्वल एंड फ्री लीगल एड, ये भी नहीं है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन एंड सोसाइटी। इसके अलावा इसको ही बोला जाता है हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जयपाल सिंह इज नॉट करेक्ट। तो अगर जयपाल सिंह की बात करेंगे तो उन्होंने ओलंपिक्स खेले थे, तो और हॉकी में ओलंपिक्स खेले थे, तो ही वॉज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम, बिल्कुल सही है। इसमें अनकरेक्ट वाला बताना है। उसके बाद ही फाउंडेड द आदिवासी महासभा, ये भी ठीक है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तीनों ही ठीक है। जो आपका ये छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन दे रखा है ना, एक तो छत्तीसगढ़ हमारा कब बना, सन 2000 में बना, तो इतना लंबा तो वो जी ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन आपका सीधे सीधे बहुत ईजी है, गलत हो गया। छत्तीसगढ़ वाली मूवमेंट में उन्होंने पार्ट नहीं लिया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज नॉट करेक्ट। देन नेक्स्ट, व्हाट इज टिक्की मौसी इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। तो ये एक आपका करंट अफेयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो उस टाइम ओडिशा गवर्नमेंट ने माल न्यूट्रिशन को काउंटर करने के लिए चलाया था टिक्की मौसी। तो टिक्की मौसी वाज द मैस्कॉट टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। और कभी कभी क्वेश्चन आता है सीएम से रिलेटेड भी, तो वहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। और नवीन पटनायक ने अपनी फादर के लाइफ पे किताब लिखी थी जिसका नाम था द डेयर डेविल सीएम, बीजू पटनायक के लाइफ पे। तो ये भी आपका बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और वो एक कॉमिक बुक थी, तो पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक कॉमिक बुक लिखी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड। कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ विंड बोला जाता है, इजी, डेनमार्क। तो डेनमार्क को बोला जाता है कंट्री ऑफ विंड। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर विंड्स की जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ी तेज होती है एज कंपेयर टू बाकी जगह से अगर आप कंपेयर करोगे। जर्मनी को जैसे बोल देते हैं हम लैंड ऑफ पोइट्स, इसको बोल देते हैं विंड्स।
उसके बाद चाइना को क्या बोल देते हैं कभी कभी, रेड ड्रैगन। और इंडिया के बारे में तो आप डाइवर्सिटी से रिलेट कर सकते हो, तो इसलिए डेनमार्क इसका सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 का पूछा गया है। आपका 27 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। 2019 का आपका पूछा गया है। 2019 में जो थीम थी वो कौन सी थीम थी, तो 2019 की थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अब इसमें करंट साल की भी थीम पूछ सकता है, तो वो भी आप देख लेना, उसमें है टूरिज्म एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस साल की थीम ये है टूरिज्म एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। उस टाइम बेटर फ्यूचर इसलिए था क्योंकि कोरोना ने इतना ज्यादा हिट नहीं करा था, तो अब कोरोना ने बहुत ज्यादा हिट कर दिया है, तो ग्रोथ की जरूरत है, इसे याद रख लेना, टूरिज्म एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया। और सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, देहरादून में। तो ये आपका ओल्डेस्ट था। उसके बाद कभी कभी हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेना, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है देहरादून। ऐसी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है आपका न्यू दिल्ली, इसका भी न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। तो ये एक अलग ही था जिसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में हो गया। और मेन इनका काम क्या होता है, सर्वेइंग का काम होता है, कार्टोग्राफी का काम होता है। तो मैप बनाते हैं यहाँ पर सर्वे करके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड द आर्मी एक्सरसाइज TSENTR 2019। तो 2019 में रशिया ने होस्ट करा था। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी, तो इजी है, एक तो इंडिया, चाइना, और उसके बाद जिस कंट्री के भी पीछे स्थान लगा हुआ है ना, वो सारी इसमें थी, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ऐसे करके ये सारी कंट्रीज ने भी इनमें पार्ट लिया था। तो इसका आंसर है रशिया। देन नसीम अल बहर इज अ बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। इट इज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ये क्वेश्चन शायद किसी एक और डिफेंस एग्जाम में भी आया है, शायद टेरिटोरियल आर्मी है किसी और एग्जाम में भी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका जैसे सऊदी अरेबिया के साथ एक एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, अगर कोई मेडन एक्सरसाइज है, पहली बार हो रही है, कोई लार्जेस्ट एक्सरसाइज हो रही है, देन कोनेरू हम्पी एक्सेल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो कोनेरू हम्पी एक फीमेल है और वो पहली चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इसमें से आ जाएगा कोनेरू हम्पी किससे रिलेटेड है, चेस से। वो है GM, शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं ग्रैंड मास्टर के लिए। और अगर क्वेश्चन आ गया कि आपका फर्स्ट और सेकंड रैंक किसको है इंडिया में, तो पहली रैंक है विश्वनाथन आनंद को, और सेकंड रैंक जो चल रही है इंडिया में वो चल रही है विदित गुजराती। तो ये जो रैंक होती है ये फिडे रैंकिंग कहलाती है, और ये चेस में इन्हें दी जाती है। तो अभी कोनेरू हम्पी कौन है, चेस से रिलेटेड है। और एक दो क्वेश्चन और आप एक और क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे एक तो फीमेल है ना, तो फीमेल से रिलेटेड। और इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके 2021 में, आपका बन सकता है क्वेश्चन, भवानी देवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन बन सकता है, हिमा दास से तो नहीं बनेगा क्योंकि हिमा दास ने इस बार किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो भवानी देवी हो गई। फिर आपका हो गया देन रानी रामपाल, उसके बाद अदिति अशोक, और आपका मनु भाकर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं। मनु भाकर इज रिलेटेड टू शूटिंग, भवानी देवी किससे रिलेट करते हैं, भवानी देवी फेंसिंग से, रानी रामपाल हॉकी एंड अदिति अशोक गोल्फ। तो ये अलग गेम हो जाते हैं ना। पहली बार किसी ने ओलंपिक्स में 4th रैंक लाई, भवानी देवी पहली बार किसी इंडियन फीमेल फेंसिंग में पार्ट लिया, मनु भाकर शूटिंग में इस बार इंटरनेशनल शूटिंग में मेडल लाई थी, ओलंपिक में नहीं ला पाई, और रानी रामपाल हॉकी की टीम 4th आई थी ओलंपिक्स में। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2020। तो इसका आंसर होगा आपका विजया। तो जो खेलो इंडिया गेम्स 2020 है, असल में तो ये हुए ही नहीं, मतलब 2020 तो हो गए थे, उसके बाद 2021 वाले गेम्स नहीं हुए, ये हो गए पोस्टपोन। और किसकी वजह से, तो कोविड-19 की वजह से। तो इस साल आपके कोई खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं होंगे, ये अब अगले साल के लिए शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो फरवरी 2022 के आसपास ये गेम्स अब होंगे। देन चॉक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, तो इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो चॉक मार्बल डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अलावा एक और आपका एलिमेंट बच जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का डेरिवेटिव है, वो आप कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। उसके आगे क्या आ जाता है, लाइमस्टोन, ठीक है, ये है। फिर इन जनवरी 2020 अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन ईरान सून आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम तेहरान इराम खोमेनी एयरपोर्ट। तो इसका आंसर ये उस टाइम से रिलेटेड है, ठीक
ठीक है, 2020 की न्यूज़ है, तो इसका आंसर है यूक्रेन। तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, कोई घटना घट जाती है, तो आप वो भी देख लेना करंट अफेयर्स में। देन मिलान इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2020 वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इसका आंसर है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। हो नहीं पाई थी, ये पोस्टपोन कर दी गई थी दोबारा कोविड की वजह से ही, और अब ये नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली हो जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मिलान, तो इस बार भी देख लेना इस पेपर के लिए भी मिलान एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि एक तो नेवल एक्सरसाइज है और बिगेस्ट है, सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है, 43 प्लस कंट्रीज इसमें पार्ट ले रही हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये विशाखापट्टनम में पार्ट होना था इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर कंट्रीज। तो या तो 2 कंट्री या उससे ज्यादा कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं कर सकता, मतलब हमें इसमें वो कंट्री बतानी है जो सिर्फ एक ही इंटरनेशनल कंट्री से टच हो रही है, वो वाला स्टेट बताना है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये चाइना और म्यांमार को टच कर रहा है, असम कर रहा है आपका भूटान और बांग्लादेश को, मिजोरम भी ऐसे 2 कर रहे हैं, पर त्रिपुरा सिर्फ किसको कर रहा है, बांग्लादेश को, ठीक है। ऐसे करके अंदर को कटता है, तो यहां भी बांग्लादेश, यहां पर भी बांग्लादेश और इधर भी बांग्लादेश, इसलिए इजी है, इसका आंसर हो गया आपका त्रिपुरा। देन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, और सेंसस ऑफ 2011 आप सेंसस के बारे में करंट अफेयर इस बार पढ़ के जाना, क्योंकि 2021 हर 10 साल के बाद सेंसस होता है ना, तो इस बार पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, तो सेंसस के बारे में पढ़ के जरूर चले जाना। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से नहीं दे रखा है, अगर आप फर्स्ट देखोगे तो फर्स्ट क्या आपका, ठीक है, तो फर्स्ट तो सिक्किम है, पर जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें उसमें से बताना है कि लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है, तो इसका आंसर है पंजाब। ये मत देखना लीस्ट पॉपुलेटेड और सिक्किम पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन गलत है, मैं इसे छोड़ देता हूं, इसमें आपको कंपैरेटिवली देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड एट, तो दीनदयाल पोर्ट को ही आपका कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है, और कांडला पोर्ट है आपका गुजरात में। अब ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि ये है एक टाइडल पोर्ट, तो जब हाई टाइड आती है तब यहाँ इजीली ट्रेडिंग हो पाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कोलकाता पोर्ट है वो एक रिवराइन पोर्ट है, तो आपका हुगली रिवर पे बेस्ड है। तो जैसे बाकी जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं वो तो किसी सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी के साइड खुलते हैं, वो रिवर पे है। ऐसे ही विशाखापट्टनम के बारे में, इट इज डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट। उसके बाद मुंबई, तो मुंबई आपका नेचुरल लार्जेस्ट पोर्ट है, जैसे विशाखापट्टनम डीपेस्ट था वो लार्जेस्ट है, और आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो आर्टिफिशियल लार्जेस्ट पोर्ट है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख सकते हो। तो टाइडल पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बन गया, दीनदयाल पोर्ट, इसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका कार्टेगेना। तो ये आपका प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी आया था। नेक्स्ट, द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी फैमिलीज। अब देखो ये जो कुछ क्वेश्चन हो गए ना, जैसे ये आपका 77 वाला ही हो गया, 81 हो गया, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप ये मत समझना कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि अगर हमने अभी तक आपका 23 से 25 क्वेश्चंस के बीच में हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं मैं मान सकता हूँ जो आपको नहीं आते होंगे। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई करी है तो बाकी आपके 19-20 क्वेश्चन तो आपको आराम से अटेम्प्ट करने चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे ये भी बहुत कुछ लेंदी नहीं पूछा, इसमें ये नहीं पूछा कि आपको क्या हुआ है इसके अंदर, सिर्फ डायरेक्ट आपका क्या पूछा, कहाँ से एसोसिएटेड है। ऐसे ही द स्पीकर ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज, तो इसका आंसर हो गया 4। मॉन खमेर, इंडोसिनो, यूरोपियन और द्रविडियन। तो ये हमारी 4 लैंग्वेज ग्रुप हो गए और इजी है। या देखो क्योंकि यूरोप से ही आर्यंस लोग आए थे, तो आर्यंस यूरोप से आए थे, फिर इंडिया से होके आए थे, प्लस मॉन खमेर और द्रविडियन, तो इसका आंसर हो गया 4। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत में ये पढ़ा दिया जाता है आपके एडवेंट ऑफ आर्यन के साथ साथ। देन द कृष्णा राजा सागर डैम रिजर्वायर इज डेवलप्ड ऑन रिवर, बहुत इजी क्वेश्चन, रिवर कावेरी, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो रिवर कावेरी के ऊपर और भी आपके कई सारे डैम हैं, जैसे मेट्रो डैम, लिंगा नाम की प्रोजेक्ट, उसके बाद खुद कावेरी डैम,
कभी कभी आ जाता है कौन से स्टेट के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में इस पे वाटर के ऊपर डिस्प्यूट रहती है, और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी भवानी रिवर, और भवानी रिवर के ऊपर डैम है वो है भवानी डैम। देन वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? तो इजी क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका गए थे ना वो, साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर बनने के बाद, तो साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर है। उसके बाद गांधी जी जब इंडिया आए थे तो 1915 में इंडिया आए थे, और 1915 के बाद 1917 में उन्होंने पहला इंडियन सत्याग्रह करा था, जो हुआ था चंपारण में। ऐसे लिंक करते हुए चलेंगे। जब आप पास्ट ईयर पेपर चाहे इस साल का करो चाहे कोई भी पास्ट ईयर पेपर करो, तो बाकी आप ऑप्शंस भी देख लिया करो, उसे लिंक करते हुए चलो। जैसे इसमें पहला पूछा तो उसमें ये भी देख लो इंडिया में फर्स्ट कौन सा था। द नेक्स्ट, हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जीज दांडी मार्च? तो ये भी बहुत ईजी है, इसमें है लॉर्ड इरविन, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट इनके टाइम पे हुआ। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में इनके टाइम पे शुरू हुई थी। जो HSRA ने, जो भगत सिंह की पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने जो बॉम्बिंग्स करी थी वो भी इनके टाइम पे हुई थी। तो इनके टाइम पे कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो भी खराब हुआ वो इनके टाइम पे ही चल रहा था। तो गांधी जी की दांडी मार्च भी इसी टाइम पे हुई थी, सिविल डिसोबीडियंट को स्टार्ट करने के लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज़पेपर वाज हाईली स्पेक्टिकल अबाउट? मतलब किसने गांधी जी के बारे में पहले तो गलत दिखाया था, पर बाद में उनके काम देखने के बाद उन्होंने अपनी ओपिनियन चेंज कर दी और उनके बारे में एक अच्छी इमेज दिखाने लग गए। तो इसका आंसर है टाइम। तो ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला ही है वैसे। तो आपको क्या देखना है, आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आप इजीली कर पाओ, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ जानी है वो आपका 50% भी कट ऑफ नहीं जाती। 900 नंबर का पेपर है तो आपका 450 बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। 400 से ऊपर आप आसानी से मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। तो अपना स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द पैसेंजर ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड? ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाला है आपका। इसका करेक्ट आंसर है 1825। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिक्स क्रॉपिंग, क्योंकि क्रॉप रोटेशन का मतलब है अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप, इस बार कुछ उगाया तो अगली बार कुछ और उगाया। इंटर क्रॉपिंग का मतलब है एक लाइन किसी और क्रॉप की, दूसरी लाइन किसी और क्रॉप की, फिर ऐसे करके आपका अलग अलग ऑल्टरनेटिव लाइंस। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब हो गया आपका क्रॉप्स प्लस एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका सही आंसर है मिक्स्ड क्रॉपिंग। द पनामा कैनाल वाज ओपनड इन 1914। लिंक्स, अब ये किस किस को लिंक करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये कुछ कैनाल्स देख लेना, हमने तो अपने इंस्टीट्यूट में मैप्स में ये पढ़ा है, कवर कराई था। जैसे जो आपका स्विस कैनाल है वो किसको जोड़ता है? वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इस साल एक शिप स्टक हो गई थी जो एवरग्रीन नाम से शिप थी, ठीक है, इसलिए आप स्विस कैनाल का भी देख लेना। और स्विस कैनाल आपका पड़ता है इजिप्ट में, ये आपका पड़ता है पनामा, तो पनामा के पास ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड बाय 51 ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये कहाँ पर साइन हुआ था? ये आपका साइन हो गया था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में। ये भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। देन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन इंडिया हैव कैटेगराइज्ड लैंड इश्यू इनटू 9 कैटेगरीज। ये अगर आपने इन डेप्थ पढ़ा होगा, आप एनसीईआरटीज के अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं वो देखते होगे, तो उसमें आप कर सकते थे। तो इसका आंसर है 9 कैटेगरीज। फिर नेक्स्ट, ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू द एरियाज विद रेनफॉल लेस देन कितने सेंटीमीटर? ये थोड़ा किताब में दिया गया क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको थोड़ी सी रीजनिंग लगानी है, क्योंकि जो आपका डेजर्ट होता है उसमें जनरली 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक की रेन रहती है, ठीक है। और जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहां पर आपका 250 प्लस रेन रहती है। इन्होंने क्या पूछा है? 200 आपका डिसिडुअस में रहती है। इन्होंने पूछा है ड्राई फार्मिंग, तो डेजर्ट में तो फार्मिंग नहीं हो पाएगी, डेजर्ट से थोड़ा ज्यादा पर नॉर्मल रेनफॉल से थोड़ा कम, तो इजी 75। देन द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया एक्सटेंड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, तो आपका जो मॉनसून आता है वो कितने टाइम के लिए आता है? वो जनरली आपका आता है 4 महीने के आसपास, 3.5 से 4 महीने। तो आपका 120 हो जाएगा ना, जून में आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपका 4 महीने के आसपास, सितंबर के लास्ट में आपका रेन रुक सी जाती है। तो इसका आंसर हो गया आपका 100 से 120 दिन। फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है मॉनसून आपका कौन से डायरेक्शन से आता है? तो ये ऐसे आता है ना इंडिया में, वेस्टर्न घाट को सबसे पहले स्ट्राइक करता है, जो इंडिया का वेस्टर्न घाट हो गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका? साउथ वेस्ट मॉनसून, जो आपका मेडागास्कर वाले एरिया से आ रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशन?
अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो ओयाशियो करंट, तो ये तो है आपका, ये ऊपर ओखोस्ट के पास से आ रहा होता है, ओखोस्ट और ओयाशियो करंट, और बेरिंग स्ट्रेट के पास आता है। फिर आपका अलास्का करंट, ये आपका अलास्का के पास है, ठीक है, यूएसए की इस वाली साइड पे, आपका यूएसए की वेस्ट साइड पे, तो अलास्का करंट भी ठीक है। फिर अगुलास और कैलिफोर्निया इसके अगले ऑप्शन है, तो बहुत इजी, अगुलास आपका करंट, क्योंकि अभी जो मोजाम्बिक बताया ना इंडिया के बारे में, जैसे ये इंडिया हो गया, यहाँ पर आपका मेडागास्कर हो गया, ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया, तो यहीं पर ही जो करंट चलता है इसे बोलते हैं अगुलास, और यहाँ पर आके ये मोजाम्बिक हो जाता है, तो ये आपका इस साइड पे चलता है इंडियन ओशन के पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। अब इंडिया में 23.5 चलता है, ठीक है, तो इंडिया गुजरात में से जो लाइन जाती है वो हमारा कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन को हम ट्रॉपिक बोलते हैं, तो इसके ऊपर का जो एरिया होगा ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल। तो जिस भी ऑप्शन में आपको सब ट्रॉपिकल दिखाई दे रहे हैं ना, वो सीधे सीधे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सब ट्रॉपिकल, और क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट ये इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, इस वजह से इसका आंसर हो गया सब ट्रॉपिकल ब्रॉड एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड। अब बाकी जितनी भी इसमें विंड्स हैं, 3 तो आपकी वार्म विंड्स है, जैसे लू तो सिंपल पता लग रहा है ना, नॉर्थ इंडिया में चलती है लू। उसके बाद चिनूक आपकी यूएसए में चलती है, जिसको रॉकीज के पास चलती है, और इसे क्या बोला जाता है, स्नो ईटर। और सेंटा एना भी आपका वार्म विंड हो गई, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है, आसानी से शॉर्ट फॉर्म बना लेना, जैसे मिस्ट जो होती है हल्की सी धुंध होती है वो ठंड के मौसम में आती है, ऐसे ही मिस्ट्रल जो एक ठंडी हवा है। देन व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ रूरल सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो 1973 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था, क्योंकि आपका जब बैटल ऑफ बक्सर एंड हो गई थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो जमींदारी राइट्स थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1970 में आपका फेमाइन आ गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा एक ऐसी एक्ट लानी चाहिए जिसके द्वारा वो टैक्सेशन फिक्स कर देंगे, भाई कितना टैक्स लगेगा। और इसमें उन्होंने क्या फिक्स करा, जैसे अगर टैक्स के आप 11 हिस्से करोगे तो उसमें से 10 हिस्से तो ब्रिटिशर्स को चले जाएंगे, एक हिस्सा जो वहां जमींदार अपॉइंट करेंगे ना उसको वो एक हिस्सा मिल जाएगा। तो इसमें पढ़ लेते हैं, तो जमींदार इन्वेस्टेड कैपिटल एंड इंटरप्राइज टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। तो जमींदार अपने पैसे से क्यों ही इंप्रूव करेगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर सेकंड, अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतदार सक्सीडेड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन ऑफ द विलेज। तो ये ठीक है, क्योंकि जो अमीर आदमी होते थे वो जनरली ब्रिटिशर से आराम से बात भी कर लेते थे और उनके साथ साठ-गांठ में और टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। पर इसका एक बुरा इफेक्ट ये भी था कि टैक्स तो इन्होंने कर दिया फिक्स, और जमींदार के ऊपर भी फिक्स कर दिया कि भाई 1/11वां हिस्सा आपको अपने पास रखना है, 10/11 हमें देने हैं, और टैक्स कर दिया फिक्स। तो अगर इतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो कहाँ से वो टैक्स देगा, तो उस वजह से कभी कभी जो इन्हें राइट्स दी जाती थी जमींदार को वो छीन भी ली जाती थी जब ये टैक्स जमा नहीं कर पाते थे। देन व्हाट इज दामिने को राजमहल। तो राजमहल के बारे में दे रखा है, जो आपका राजमहल हिल्स है ना वो झारखंड के पास है, तो ये झारखंड के पास है। अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ संथल्स। तो ये संथल से रिलेटेड ही आपका रिवोल्ट था, जिसमें संथल्स को थोड़ी सी जमीन दे दी गई थी। तो राजमहल हिल्स आपको याद रखना है, झारखंड के पास है, और ये रिवोल्ट जो था वो संथल से रिलेटेड था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। इसी के बाद आपका वॉइसरॉय की उपाधि आई थी, उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते थे। इसके बाद जो पोस्ट शुरू करी थी वॉइसरॉय की करी गई थी, और इसी के बाद आपका गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 भी लाया गया था। तो इसमें दे रखा है द रिवोल्ट वॉज केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड बाय द राजाज एंड तालुकदार्स। तो नहीं, ये केयरफुली ऑर्गेनाइज नहीं था, ये अनऑर्गेनाइज रिवोल्ट था, इसी की वजह से फेल हुआ। अगर ये प्रॉपर प्लान हो जाता तो ये सक्सेसफुल हो जाता। देन द रूमर्स ऑफ प्रोफेसीज डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द आउटब्रेक ऑफ स्प्रेड, ये भी नहीं था। उसके बाद द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजिली कंट्रोलिंग द रिबल्स। तो हाँ, ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था इन्हें। द रिबल्स प्रोक्लेमेशन इन द सिर्फ रिबल्स के बारे में बात हुई है। द रिबल्स प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। तो ये नहीं, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है, तो इसमें हम ये वाला टिक कर देंगे, क्योंकि सिर्फ रिबेल्स के बारे में दे रखा है ना, ये तो बहुत सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज ने पार्ट लिया था, तो कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन है।
और ये हुआ क्यों था? तो असल में तो पहले इसके बहुत सारे रीजन है, आप रीजन भी पढ़ लेना। जैसे सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, सिपॉय के बाद इसमें पीजेंट्स ने पार्ट लिया था, पीजेंट्स के बाद आपका कल्टीवेटर, टैक्सेशन पॉलिसी की दिक्कत थी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो पहले धीरे धीरे सिपॉयज ने स्टार्ट करा, फिर जो आपके पीजेंट्स जो आपके किसान वगैरह थे वो परेशान थे, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन था, उन्होंने भी साथ दिया। धीरे धीरे करके आपके जो आर्टिजन्स थे, जो शिल्पकारी करते थे, हस्तकला करते थे, तो उन्होंने भी पार्ट देने लग गए। उसके बाद टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था और लोग भी इसको ऐड कर लिया, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से बहुत सारे जो राजाओं की किंगडम्स जा रहे थे उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया। इसी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। Then which of the following among is not a part of पंचशील प्रिंसिपल? तो पंचशील जो साइन हुआ था, ये साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसी के बाद हमारी चाइना और इंडिया की लड़ाई लग गई थी। तो पंचशील में क्या दे रखा था? तो इसमें से बताना है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो पीसफुल कोई एग्जिस्टेंस तो था कि दोनों मिलकर रहेंगे, फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी भी था, नॉन इंटरफेरेंस भी था कि दखल अंदाजी नहीं होगी एक दूसरे के अफेयर्स में। ये आपका गलत है, न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी उस टाइम पे नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन सही ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है और न्यूक्लियर डिटरेंस इनकरेक्ट हो गया। इसके अलावा इक्वालिटी के बारे में भी दे रखा था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ये इस टाइप के आपके 5 प्रिंसिपल दिए गए थे। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज नेम अभिनव भारत? तो इजी क्वेश्चन है। अभिनव भारत के साथ नाम जुड़ा गया था वीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर और इनके ब्रदर ने। इन दोनों ने मिलकर अभिनव भारत की शुरुआत करी थी और एक मित्र मेला लगाया था। और मेनली मित्र मेले का क्या काम था? जो आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको मारना था। तो इनकी किलिंग्स में, बहुत ज्यादा किलिंग्स में नाम आया था, इसी वजह से वीडी सावरकर का नाम इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनको जेल भी हो गई थी। Then the principle that framing of the new constitution and independent India should be primarily responsible for Indians themselves was for the first time considered in the year। तो ये हुआ था आपका अगस्त ऑफर के आसपास, जब आपका 1940 में बात होने लग गई थी आपका कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। 1935 तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इस साल क्वेश्चन आता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट का मैक्सिमम पार्ट किस में से लिया गया है, तो आपका 1/3 से भी ज्यादा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट 2/3 से भी ज्यादा जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो गया बी। देन बागलीहार, दुलहस्ती एंड सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ये किस रिवर पे है? तो इजी है, सलल तो पता ही लग रहा है कौन सी पे होगा, तो आपका चेनाब रिवर सही हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया चेनाब। और जो बागलीहार डैम है इसमें लड़ाई भी रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम कभी कभी पानी रोक देते हैं, तो उस वजह से भी बागलीहार डैम इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चेनाब के ट्रिब्यूटरी पे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्ट? तो पहला इसमें दे रखा है द आइडिया वाज कंसीव्ड इन 1973-74, तो ये तो ठीक हो गया। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपके 18 नहीं 12 ही थे। और बायोस्फीयर रिजर्व किस में आते हैं? MAB, ठीक है, मैप की एक लिस्ट निकलती है उसके अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1 और 2। देन ये डायरेक्ट आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सी और ओशन? तो आपका सीरिया मेडिटेरेनियन सी के पास है, जॉर्डन भी उसी के पास है, अजरबैजान की जिसकी कैपिटल बाकू है ये भी आपका वाटर बॉडी पे ही है। इसका सही आंसर हो गया अर्मेनिया। और इस बार जो आप पढ़ोगे अफगानिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार उसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी? तो इसका आंसर हो गया आपका काउकस माउंटेन्स, ठीक है। तो इसके साथ जो आपके बाकी क्वेश्चंस हैं ये आपके साइंस से रिलेटेड है। तो हमने जो नॉन टेक्निकल जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही डायरेक्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो आप देख लो आपके लिए कौन से क्वेश्चन इजी लग रहे हैं और कौन से हार्ड, उस हिसाब से अपनी तैयारी रखना। और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो भी अपनी तैयारी रखो। इजी है, एनडीए का पेपर ज्यादा हार्ड नहीं है। प्लस जो आपकी कट ऑफ जाती है 50% से भी कम जा रही है, 450 से भी कम स्कोर करना है। तो इसी हिसाब से पढ़ना कि आप मैक्सिमम कवर कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बहुत ज्यादा डीप आ रही है तो हिस्ट्री को थोड़ा ऊपर से पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, पर पूरा आप सिलेबस कवर करके चलना, कोई सब्जेक्ट छोड़ना मत। जितना ज्यादा कवर करोगे उतनी इजीली आप पास हो जाओगे। ओके, थैंक यू।